Hello everyone, myself Shweta. Welcome to our YouTube channel पलक द पाथफाइंडर। और आज हमारा फोर्थ लेक्चर है न्यूक्लियर फिजिक्स का, जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूज़न और उससे रिलेटेड रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। और ये लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। उसके बाद जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा हमारे न्यूमेरिकल्स को लेके। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा उसके लिए ये दोनों लेक्चर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स जो कंप्लीट हो जाएगी हमारी, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। 4 लेक्चर हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स के हैं और एटॉमिक फिजिक्स का मैक्सिमम आई थिंक एक ही लेक्चर बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो देखिए आप, सबसे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने चेन रिएक्शन पढ़ी थी। चेन रिएक्शन में क्या था, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन थी। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या था कि जो हमारा रिप्रोडक्शन फैक्टर था जिसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या हो जाएगी, के की वैल्यू, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में हमारी जो के की वैल्यू होगी वो रहेगी ग्रेटर देन 1, वो रहेगी ग्रेटर देन 1। ये हमारा क्या था, रिप्रोडक्शन फैक्टर था। अगर एक ही न्यूट्रॉन रिएक्शन में पार्ट करता है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहलाएगी। और उन 3, अगर आपको याद हो जो हमारी रिएक्शन थी यूरेनियम वाली, उसमें 3 न्यूट्रॉन्स निकले थे। उन तीनों में से अगर एक से ज़्यादा यानी 2 या उससे ज़्यादा अगर पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो ऐसी रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जो क्या होगी, हमारे कंट्रोल से बाहर होती है और जिसका रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होता है के, जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज करते जाएंगे। तो देखिए, देयर इज नो कंट्रोल ओवर दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो है वो कोई भी हमारा कंट्रोल नहीं होता। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो हमारी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आता जाएगा कि ये क्या करते रहेंगे, बम्बार्डमेंट करते रहेंगे, आगे से आगे हमारी यूरेनियम के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर 3 निकलेंगे, फिर आगे निकलेंगे, फिर 3। अगर एक कर रहा होगा तो हम रिएक्शन को क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा होंगे तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है के, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो सेकंड देखिए क्या इसमें ये बात बताई गई है, फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रोडक्शन फैक्टर के क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मोर देन 1 न्यूट्रॉन टेक्स पार्ट इनटू रिएक्शन। ये जो पॉइंट्स है ना, अगर आपको नोट्स बनाने उसके लिए डाले गए हैं, अदरवाइज कंसेप्ट तो हम साथ साथ क्लियर कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा, मोर देन 1 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। 2 करेंगे या 3 कर सकते हैं। जो हमने निकाले थे ना, 3 न्यूट्रॉन निकले थे। कितने न्यूट्रॉन निकले थे, 3 न्यूट्रॉन निकले थे। उन तीनों में से अगर केवल एक न्यूट्रॉन पार्ट कर रहा है तो हमारा रिप्रोडक्शन क्या था, के की क्या वैल्यू थी, 1 वैल्यू थी। तो वो रिएक्शन तो हमारी कंट्रोल थी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा पार्ट करेंगे, मोर देन 1 न्यूट्रॉन टेक्स पार्ट इनटू द रिएक्शन, तो उस स्पीड में क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी। अनकंट्रोल्ड यानी हमारे बाहर हो जाएगी हद से। A huge amount of energy is liberated in this type of reaction। इस रिएक्शन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होगी। इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी जो एनर्जी है वो क्या होगी, लिबरेट होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन पे आने से पहले एक बार दोबारा मैं अनकंट्रोल्ड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अनकंट्रोल्ड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी एनर्जी निकलती है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रिप्रोडक्शन फैक्टर जो के है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब जो रिएक्शन होगी उसमें एक या उससे ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है, फिजन में क्या पढ़ा था कि एक हैवी न्यूक्लियाई, एक हैवी वेट का न्यूक्लियाई क्या करता है, एक न्यूट्रॉन आके उस पर टकराता है और 2 स्टेबल न्यूक्लियम यानी लाइट वेट न्यूक्लियाई के अंदर वो टूट जाते हैं। ठीक है, इसमें जस्ट अपोजिट होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, उससे जस्ट अपोजिट होगा।
दो लाइट वेट के न्यूक्लियाई आएंगे और वो आपस में टकरा के क्या करेंगे, फ्यूज यानी जुड़ जाएंगे और एक हैवी वेट का न्यूक्लियाई बनाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, ठीक है, अगर ये दोनों आके मिलते हैं तो ये रिएक्शन कैसे कहलाएगी, फ्यूजन। ये क्या है, 1H3 हाइड्रोजन के पार्ट है ना दोनों ही, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम अगर दोनों मिल जाते हैं, दोनों क्या है, लाइट वेट के हैं, ठीक है, तो दोनों फ्यूज होके क्या बनाएंगे, आप रिएक्शन देखिए सामने, दोनों क्या बनाएंगे, एक हीलियम एटम अपने से हैवी वेट का न्यूक्लियाई बनाते हैं। जब दो लाइट वेट के न्यूक्लियाई मिलते हैं तो अपने से हैवी वेट का न्यूक्लियाई बनाते हैं। ऐसी रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अब जरा चेक करिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। ये तो हमारे 2 हो गए, एटॉमिक नंबर, मास कितना है 5, लेकिन यहाँ हीलियम का क्या है 4, तो एक क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन एमिट हो जाएगा, ठीक है, एक न्यूट्रॉन और बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है, जिसमें क्या होता है, दो लाइट वेट के न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और एक हैवी वेट के न्यूक्लियाई को बनाते हैं और साथ में एक न्यूट्रॉन हमारा निकल रहा है और कुछ अमाउंट में हीट भी निकलती है कुछ अमाउंट में हीट भी निकलती है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। इसकी डेफिनेशन देखिए, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 लाइट वेट न्यूक्लियस, 2 लाइट वेट के जो न्यूक्लियस थे हमारे 1H3 और 1H2, यही कह रही है ना डेफिनेशन, दोनों ने मिलके क्या बनाया, 1 हैवी वेट न्यूक्लियस, एक हैवी वेट का न्यूक्लियस बनाया यानी हीलियम बनाया, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। इसको कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। और वो एटलीस्ट हमारा कितना होता है, हमारा जो प्रेशर होता है वो होता है 10⁻6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर होता है 10�7 से 10�8 तक का, ठीक है, इतना हमारा टेम्परेचर होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 लाइट वेट न्यूक्लियस इनटू 1 हैवी वेट न्यूक्लियस। 2 छोटे छोटे लाइट वेट के न्यूक्लियस मिलके क्या बनाते हैं, एक हैवी वेट का न्यूक्लियस बनाते हैं। और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली एट हाई प्रेशर। प्रेशर कितना होना चाहिए, 10⁶। जो हाई प्रेशर है हमारा कितना होना चाहिए, अप्रोक्स 10⁶। और हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10�7 से 10⁸ डिग्री सेल्सियस तक, इतना हाई टेम्परेचर होना चाहिए। जो न्यूक्लियर फ्यूजन था वो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में हो जाता है, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो तो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशंस में कर सकते हो, यानी नॉर्मल T और P। लेकिन जो फ्यूजन है उसके लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन थी उसका एक एग्जांपल है एटम बम। जो प्लूटोनियम पड़ा था 239, वो जो एटम बम बनाने में यूज होता है ना, वो एक एग्जांपल है हमारा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का। जो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किस प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है प्लूटोनियम 239 जो एटॉमिक बम है हमारा, ठीक है। अब इस चीज को हम आगे कंपेयर में पढ़ेंगे, एटम बम की कंपेयर करेंगे एक और बम के साथ, तो उसमें हम ये टेम्परेचर और प्रेशर वाली बात कंटिन्यू करेंगे। आगे देखिए, इस प्रोसेस के अंदर अगर टेम्परेचर हाई है और प्रेशर हाई है तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होगी। कैसे, द वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड इन दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी। और ऐसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान जो हीट निकलती है, यानी थर्मल हीट के लिए यूज करते हैं ना हम ये वर्ड, तो ऐसी रिएक्शंस के दौरान जो हीट निकलती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है, और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस बोल देते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं।
दोबारा देख लीजिए, इस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। प्रेशर कितना होना चाहिए? 10 की पावर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 की पावर 7 टू 10 की पावर 8 तक। आगे देखिए, यहां से हम बात स्टार्ट करेंगे हमारी सेकंड। सन एंड स्टार्स गेट एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। इस बात से क्या कहना चाह रहा है कि जो रिएक्शंस होती हैं सन पे, स्टार्स पे, ठीक है, तो वहां जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड करती है? न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे बेस्ड करती है। तो ये एक रिएक्शन जो हम पहले पढ़ा है, ये देखो भाई, 1H3 1H2 फ्यूज होके क्या बना दिया? हैवी वेट न्यूक्लियस हीलियम बना दिया। 1 न्यूट्रॉन निकल गया और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारी हीट निकली। अब जो हीट अगर वहां है, एक बात और बताते हैं आपको कि ये चीज अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है। ऐसे जो हमने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा था फिजन में, वो चीज तो पॉसिबल थी, उसको हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये चीज क्या है? अनकंट्रोल्ड है। और ऐसा कोई न्यूक्लियर रिएक्टर अब तक नहीं बना है जो इस चीज को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इसकी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि वहां जो एनर्जी है, अब सन, अगर ऐसी चीज कोई पॉसिबल होती तो जितनी हीट निकल रही है सन पे, जो जितनी हीट निकल रही है, उस हीट को हम क्या करते? अर्थ पे ले आते, यही बना लेते और फिर उसको दूसरी जगह एनर्जी को यूज कर सकते थे। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है और ना ही ऐसा कोई अब तक न्यूक्लियर रिएक्टर बना है। आगे देखिए, 4 हाइड्रोजन एटम, अगर इसी रिएक्शन पे बेस्ड है ये कि 4 हाइड्रोजन एटम को अगर हम कंबाइंड करते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम को अगर हम कंबाइंड करते हैं तो एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है और साथ में एनर्जी देखिए 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की बात कर रहे थे हम कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। तो ये तो केवल एक रिएक्शन की बात है। अगर एक हीलियम एटम बनाने में 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस एक साथ होंगी तो उसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, और उस चीज़ को कंट्रोल करना हमारे हाथ में अभी तक पॉसिबल नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो जब हम 4 हाइड्रोजन एटम की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा? देखिए, कंबाइंड कीजिए, कितने हैं? 4, लेकिन हीलियम में तो कितना बना? 2। आगे देखिए, बाकी के 2 कहाँ गए? ये क्या है? पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव साइन है, तो ये हमारा क्या निकल गए? 2 पॉजिट्रॉन निकल गए, और साथ में क्या है? 24.7, याद रखना इस वैल्यू को, 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। जब 4 हाइड्रोजन एटम को हम कंबाइंड करते हैं तो एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है, और उसके साथ ही क्या होता है? 2 हमारे पॉजिट्रॉन निकल गए इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, और साथ में 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन बम, ये कंपेयर मैं आपको बताना चाह रही थी। जो एटम बम है और हाइड्रोजन बम है, जो हाइड्रोजन बम है वो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। इसमें क्या है? एटम बम को तो हम नॉर्मल कंडीशन में बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बम के लिए हमें इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए कि उससे पहले हमें एटम बम को फोड़ना पड़ेगा। एटम बम को जब फोड़ोगे तो इतना बड़ा धमाका होता है, उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी, जो एनर्जी निकलेगी, हमारी जो टेम्परेचर होगा वो हमारा होगा एटलीस्ट इतना, 10 की पावर 7 से 10 की पावर 8 तक का। ठीक है, तो पहले हमें हाइड्रोजन बम बनाने के लिए उस कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, और उससे पहले यूँ सोचो कि हाइड्रोजन बम बनने से पहले एटम बम फोड़ना पड़ रहा है। एटॉमिक बम पता है ना भाई कितना मतलब डिजास्टर्स होता है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक, उससे ज़्यादा हार्मफुल कौन है? हमारा हाइड्रोजन बम है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन बम तब बनेगा जब एटम बम फोड़ोगे, तो कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, कितनी ज़्यादा हीट लिबरेट होगी उस टाइम पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है? हाइड्रोजन बम हमारा इसी फ्यूजन के प्रोसेस पे ही बेस करता है। एटॉमिक बम किस पे करता है? फ्यूजन के प्रोसेस पे करता है, क्योंकि फ्यूजन के अंदर क्या होती है? नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे हम उसको फोड़ सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बम के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, उसके लिए नॉर्मल कंडीशन में हम उसको नहीं रख सकते, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले एटम बम को एक्सप्लोज कराना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है? हाइड्रोजन बम इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल एंड इट इज मच मोर डिजास्ट्रस। देखिए, ये ज़्यादा खतरनाक है। किससे? एटॉमिक बम से। ज़्यादा डिजास्ट्रस कौन है? हमारा हाइड्रोजन बम है।
हाइड्रोजन बम एक्सप्लोजन, अब अगर हाइड्रोजन बम को एक्सप्लोज करवाना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक बम को एक्सप्लोज करवाना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बम को कब एक्सप्लोजिव करवा सकते हो, जब एटॉमिक बम की एक्सप्लोजन होगी, और जब एटॉमिक बम की एक्सप्लोजन होगी तो कितना टेम्परेचर निकलेगा, 10 की पावर 7 से 10 की पावर 8 डिग्री तक का टेम्परेचर निकलेगा। ठीक है, जब ये टेम्परेचर बनेगा उसके बाद फिर हमारा हाइड्रोजन बम होगा, और सोच के देखो फिर उस टाइम और कितनी ज़्यादा हीट लिबरेट होगी, तो टेम्परेचर और ज़्यादा एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, इतना टेम्परेचर पहुंचाने के बाद शुड बी रीच्ड फॉर फ्यूजन रिएक्शन, फिर जो हमारी रिएक्शन है हाइड्रोजन बम की वो कंप्लीट होगी। बात समझ में आई? एक बार दोबारा दोनों पॉइंट को देखिए कि हाइड्रोजन बम इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे, फ्यूजन पे। जो हाइड्रोजन बम है वो हमारा इस फ्यूजन के प्रिंसिपल पे बेस करता है। ठीक है, जिसको क्या चाहिए, एक स्पेशल कंडीशन चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर की, अगर वो स्पेशल कंडीशन मिल जाती है तो उसके बाद हमारा एक्सप्लोजन होगा हाइड्रोजन बम का। लेकिन वो कब पॉसिबल होगी भाई, इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट, इतना ज़्यादा टेम्परेचर कब बनेगा, जब हम क्या करेंगे, एटम बम का एक्सप्लोजन करेंगे। उस टाइम जो बहुत बड़ा धमाका होता है, जो टेम्परेचर उस टाइम हो जाता है, उस टेम्परेचर के बाद हमारी ये फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज तो नहीं है। इसीलिए मैं बता रही थी आपको कि अब तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, फ्यूजन रिएक्टर इज स्टिल नॉट अवेलेबल टू गेट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। और यही बात जो मैंने अभी समझाई कि इस फ्यूजन रिएक्टर ऐसा जो कोई न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसमें हमने रिएक्शन को कंट्रोल करवा दिया था, लेकिन इस फ्यूजन के लिए ऐसा कोई रिएक्टर अब तक पॉसिबल नहीं हुआ है। ठीक है, जो इतनी सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, अपने अंदर स्टोर करके रख सके। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्टर इज स्टिल नॉट अवेलेबल टू गेट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी निकलेगी उसको अब तक कोई भी ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना है जो क्या कर सके, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस पे है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। और जो एटम बॉम्ब है ये लिख सकते हो आप इन बातों को कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है कौन से प्रिंसिपल पे बेस करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। और जो एटॉमिक बॉम्ब है हमारा वो बेस करता है किस पे, हमारा न्यूक्लियर फिजन पे। ये हम इनके डिफरेंस में भी पढ़ेंगे वैसे, लेकिन ये एक बार रिवाइज हो जाएगा। एक बार आप यहाँ देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस पे बेस्ड करता है, और एटम बम हमारा न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस पे बेस करता है। आपके सामने एक स्लाइड दिख रही है, एक बार देखिए ध्यान से, जिसमें आपको एटम बम और हाइड्रोजन बम के डिफरेंस बताए गए हैं। ये सारी बातें आप पढ़ के आ चुके हो। देखिए, एटम बम इट इज बेस्ड ऑन फ्यूजन रिएक्शन, किस पे बेस करता है, फ्यूजन रिएक्शन पे। और ये हमारा जो हाइड्रोजन बम है वो हमारा फ्यूजन प्रोसेस पे बेस्ड करता है। ठीक है, दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी चीज़ हम पढ़ के आए हैं जस्ट लास्ट स्लाइड के अंदर ही कि जो एटम बम है वो हमारा फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड करता है और हाइड्रोजन बॉम्ब हमारा फ्यूजन प्रोसेस पे बेस्ड करता है। अब एक बात हमने पढ़ी थी, देखो सेकंड पॉइंट में बताया गया उसका क्रिटिकल साइज, क्रिटिकल मास के बारे में पढ़ा था हमने। अगर आपको याद हो कि जो चेन रिएक्शन हमने करवाई है उस चेन रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए एक क्रिटिकल मास की ज़रूरत पड़ती है, और वो क्रिटिकल मास इतना होना चाहिए किसी भी हैवी न्यूक्लियस का कि हम क्या कर सके, उस रिएक्शन को स्टार्ट करवा सके। और उस रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए जो मास होगा, यूरेनियम का क्या पढ़ा था आपने, यूरेनियम का कितना था, 10 kg। अगर आपको याद हो यूरेनियम की रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो क्रिटिकल मास था हमारा वो कितना था, 10 kg था। तो ऐसे ही क्रिटिकल साइज की बात है, फिजन में हो गए ना ये रिएक्शन, तो इसमें क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है फिलहाल मेरे पास, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एटम बम में क्या है, क्रिटिकल साइज इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे क्रिटिकल मास की वैल्यू थी ऐसे ही क्रिटिकल साइज होना चाहिए भाई, इतने साइज तक का अगर आपका न्यूक्लियस होगा तो उसके बाद ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगी। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, इसके अंदर क्रिटिकल साइज की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्रिटिकल साइज की कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए, इन दिस द एक्सप्लोजन इज पॉसिबल नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर।
नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे हम एटम बम को एक्सप्लोड करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए आपको, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, जो कितना होना चाहिए 10 की पावर 7 टू 10 की पावर 8 तक, ठीक है। इस टेम्परेचर की वैल्यू को याद रखना। जो नॉर्मल रिएक्शन होगी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, वो होगी हमारी एटॉमिक बम की। और हाइड्रोजन बम के लिए पहले क्या चाहिए, हमें एक हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कब आता है एटॉमिक बम की एक्सप्लोजन के बाद आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपकी पूछ ली जाती है एग्जाम में भी, कि सभी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कंजर्व रहेंगी, कौन कौन सी रहेंगी, इन सब के बारे में आप पढ़ के आ चुके हैं। मास एनर्जी ई पढ़ी थी ना, mc², बाइंडिंग एनर्जी, ये सारी चीज पढ़ के आए हो मास एनर्जी रिलेशन में। तो सभी न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर कौन कौन सी जो क्वांटिटीज हैं वो हमारी कांस्टेंट रहेंगी, कंजर्व रहेंगी। फर्स्ट है मास एनर्जी, सेकंड है हमारा लीनियर मोमेंटम, उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम, देन न्यूक्लियन नंबर और उसके बाद चार्ज नंबर, ठीक है। तो इन पांचों क्वांटिटीज को आप याद रखेंगे कि ये कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो सभी न्यूक्लियर रिएक्शंस के टाइम पे कंजर्व रहेंगी। दोबारा देखिए, मास एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, न्यूक्लियन नंबर और हमारा चार्ज नंबर, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी से पहले मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देती हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के बारे में। देखिए, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में आपने क्या देखा कि जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है हमारा के, वो क्या होना चाहिए, इसी स्लाइड को हम यूज कर देते हैं, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए है ना, कि जो K है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारी चेन रिएक्शन क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी, जिसके अंदर क्या है हमारे 2 या उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी हीट निकलती है और जो एटम बम है हमारा वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। उसके बाद था हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में आपने क्या देखा था कि जो 2 लाइट वेट के न्यूक्लियाई होंगे, जिसमें हमने हाइड्रोजन के दोनों लेते हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को, वो दोनों मिलके क्या करेंगे, एक हैवी वेट न्यूक्लियाई बनाएंगे, एक हैवी वेट न्यूक्लियस बनाएंगे। क्या बनाया था हमने, हीलियम, ठीक है। और साथ में क्या होगा, एक न्यूट्रॉन निकलेगा और बहुत सारी हीट निकलेगी, और बहुत सारी हीट निकलेगी। ये हमारी रिएक्शन थी फ्यूजन की, है ना। इस रिएक्शन को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्यूजन के लिए। दोबारा देखिए, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम को अगर आप मिलवाएंगे, फ्यूज करेंगे, तो क्या होगा, हमारा हीलियम एटम बनेगा, साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी हीट लिबरेट होगी, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है और ऐसी हीट को हम क्या बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाती हैं। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएंगी। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन बम के बारे में। अगर 4 हाइड्रोजन मिलके एक रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, हमारी हीलियम न्यूक्लियस बनता है। और उसके अलावा क्या होगा, एक हीलियम न्यूक्लियस बनेगा, 2 पॉजिट्रॉन निकलेंगे और जो एनर्जी लिबरेट होगी हमारी 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इस वैल्यू को याद रखना। और साथ में हमारी ये एनर्जी निकलती है। हाइड्रोजन बम जो है वो किस पे बेस करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन पे बेस करता है। एटम बम किस पे बेस करता है, हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस करता है। एटॉमिक बम नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बम के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उसको एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर देना पड़ेगा। और वो टेम्परेचर कब होगा, जब हम एटम बम एक्सप्लोड करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हाई टेम्परेचर होगा
वो आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें पढ़ी हैं अभी आपने। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किसको, रेडियो एक्टिविटी को। रेडियो एक्टिविटी से आप क्या समझ सकते हो बताइए जरा। रेडियो एक्टिविटी से क्या समझ में आया, मतलब जो बहुत हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, हैवी वेट के न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इसके एग्जांपल भी पढ़ेंगे आगे। तो ऐसे हैवी वेट के न्यूक्लियाई जो क्या होते हैं, जो अपने आप ही मतलब लाइट वेट में टूटते रहते हैं, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप टूटते रहेंगे, हैवी वेट के ही टूटेंगे ना, अनस्टेबल हैं तो उधर न्यूट्रॉन निकल गए, उधर न्यूट्रॉन निकल गए, स्टेबल करने के लिए लाइट वेट में टूट गए, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऐसे एलिमेंट आपके क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। और ये वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 80 से 85 उससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। 80 या 85 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। जैसे यूरेनियम का कितना होता है, 92 है ना। तो मोस्टली हम बोल सकते हैं कि 83 अगर कहीं आ जाता है क्वेश्चन के लिए, तो हम बोल सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 83 या उससे ज्यादा हो, ऐसे जो एलिमेंट्स होंगे हमारे वो क्या कहलाएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, ज्यादा हो, अगर वही हैवी वेट के होंगे तभी क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे ना। और जो अनस्टेबल हो जाएंगे फिर वो क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। और स्टेबल करने की कोशिश में क्या होगा, न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे और वो अपने आप को लाइट वेट न्यूक्लियाई में बनाएंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए, द सेल्फ स्पॉन्टेनियस, लगातार और खुद से, ऐसी रिएक्शन जो लगातार हो रही है जब तक कि वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेते और खुद से टूटते रहते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन यानी डिके, टूट जाना, किसका, ऑफ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, किसमें, ऐसी रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, रेडियो एक्टिविटी। ऐसे एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिविटी। दोबारा देखिए इसकी डेफिनेशन, द सेल्फ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन यानी डिके, किसका, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज का। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, रेडियो एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है जहां एग्जिबिट करता है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन दोबारा देख लीजिए रेडियो एक्टिविटी की, द सेल्फ spontaneous disintegration of unstable radioactive nuclei is known as radioactivity and the nucleus exhibiting this phenomena, इस phenomena में जो न्यूक्लियस एग्जिबिट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बोलेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जिनका क्या हो, वेट ज्यादा हो, एटॉमिक वेट क्या हो, ज्यादा हो। यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, लिख सकते हो आप इनको, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका एटॉमिक वेट क्या है, बहुत ही ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 80 या 85 से, 83 कह सकते हैं वैसे हम, 83 से ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा हो वो क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। इसमें क्या दिख रहा है आपको सामने, इसमें आपको क्या दिख रहा है सामने, कि कितने नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स हैं, कि हमारे कितने नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स हैं, उसका रेशियो किसके साथ, कितने टाइम पीरियड के साथ उसकी जो रेशियो बन रही है हमें वो देखनी है, उसकी टूटने की दर क्या है। ठीक है भाई, कितने नंबर ऑफ रेडियो हमारे एक्टिव एटम्स हैं, उसका रेशियो किसके साथ, कि वो कितने टाइम पीरियड के साथ टूटते जा रहे हैं। ठीक है, अब दिवाली हो और आप बहुत सारे पटाखे ले आओ बजाने के लिए,
आपके फ्रेंड्स भी ले आए, सबने इकट्ठे कर लिए। अब सब इतने खुश हैं क्योंकि सबको दिख रहा है भाई अभी तो हमारे पास बहुत सारे हैं। सबको क्या दिख रहा है, अभी तो हमारे पास बहुत सारे पटाखे हैं, है ना। तो आप मुझे ये बताइए, इसको मैं माइनस से रिप्रेजेंट करूंगी, लेकिन आगे पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं कि n जो है, ठीक है, पहले इसको समझाती हूँ मैं थोड़ा आपको एग्जांपल देके कि आपके और आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे क्रैकर्स ले आए, पटाखे ले आए बजाने के लिए, और सभी इतने खुश हैं क्योंकि उनको सबको पता है कि अभी तो हमारे पास बहुत सारे पटाखे हैं और रात तक चल जाएंगे, 10 बजे तक बज जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं आपके। वो जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्मूले से मैं आपको ये रिप्रेजेंट करूंगी। माइनस, जो माइनस का साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो चीज है, ठीक है। जो dn/dt है, जब इस प्रोपोर्शन को आप हटाओगे तो मैं इसको माइनस ऑफ लैम्डा n लिख देती हूँ। यही फॉर्मूले के साथ ही पढ़ेंगे इस एग्जांपल को कि जो आपके नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स थे, भाई नंबर ऑफ जो एक्टिव एटम्स थे ठीक है, वो जब तक बढ़ते जाएंगे जब तक कि उसकी टूटने की दर बढ़ती जाएगी। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी, हमने नेगेटिव का निशान लगाया है, नेगेटिव का मार्क क्या साइन कर रहा है, उसकी डिक्रीज, उसकी जो टूटने की दर है वो कम होती जा रही है, यानी आपके पटाखे कम होते जा रहे हैं, पटाखे कम होते जा रहे हैं यानी आपकी खुशी कम होती जा रही है। हमें तो 12 बजे तक बजाने थे लेकिन ये तो 10 बजे तक ही खत्म हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी, अभी तो खुश हो, है ना। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है। अच्छा लैम्डा क्या है यहाँ पे, ये देखिए लैम्डा क्या है आपका, टूटने की दर है ना, तो ये हमारा एक डिके कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है आपका, डिके कांस्टेंट है, ठीक है। लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिके कांस्टेंट को, ठीक है। अब इसकी यूनिट बताइए मुझे क्या हो सकती है, अब मुझे इसकी यूनिट बताइए, लैम्डा की यूनिट क्या हो सकती है। भाई n और n दोनों क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स, उधर रेशो है, बस उधर हमारे कितने नंबर ऑफ एक्टिव एटम है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, dt, जो आपका dt है, अगर हम यूनिट की बात करें इसकी तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डिके कांस्टेंट की, लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स, और हमारी डायमेंशन क्या बन जाएगी, ओनली टाइम है तो सीधा सा हम यहाँ लिख सकते हैं m0 L0 t-1। हम क्या लिख सकते हैं, m0 L0 t-1। तो आप सामने देख सकते हैं कि n जो हमारा नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स हैं, जो सेकंड नंबर पे आप इक्वेशन देख रहे हैं वो है हमारी रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन। ये हमारी रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन, ये डायरेक्ट वैसे आपसे पूछ सकते हैं भाई n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा बाई टी, बाकी जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा इस इक्वेशन से आ सकता है, ठीक है। तो n नंबर ऑफ एक्टिव एटम है, लैम्डा क्या है, हमारा डिके कांस्टेंट है जिसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स और डायमेंशन होती है m0 L0 t-1। उसके बाद आप देख सकते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मीन्स नाम से ही पता चल रहा होगा भाई आधा जीवन, है ना। अब कोई यूं कहे भाई आपका 100 साल की उम्र है और 50 साल के हम हो गए, तो इसका मतलब क्या है, उसकी हाफ लाइफ तो खत्म हो गई, बोल सकते हो ना ये बात। या फिर यूं कह सकते हो कि हाफ लाइफ बची हुई है। अब पानी का एक गिलास भरा हुआ है, आधा है, देखने का नजरिया है, कोई तो क्या कहेगा भाई आधा गिलास खाली है, और कोई कह सकता है कि आधा गिलास भरा हुआ है। सेम वही बात है, टी जो है हमारा वो क्या है 1/2, यानी हाफ लाइफ तो, या जो हमारे एक्टिव एटम्स हैं, एटम्स की बात करेंगे सीधा, जो हमारे एक्टिव एटम्स हैं वो आधे टूट चुके हैं, या फिर हम कह सकते हैं आधे रिमेनिंग हैं। जो एक्टिव एटम्स हैं, है ना, वो क्या है, हाफ रिमेनिंग है, आधे बचे हुए हैं। भाई 100 थे तो यानी 50 रह गए, या फिर आप कह सकते हो कि 50 खत्म भी हो गए, 50 आपने यूज कर लिए, ठीक है, दोनों बातें हो सकती है ना।
तो जो लाइफ है हमारी हाफ लाइफ, वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पूरी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है यहाँ तो t जो है 1/2, इस फॉर्मूले को आप रिमेंबर रखना। t 1/2 हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा, किसके इक्वल होता है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। t हाफ क्या हो जाएगा हमारा 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसके बाद देखिए एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ क्या होती है। एवरेज लाइफ या मीन लाइफ क्या होती है भाई, कितने नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट्स थे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ हमारे एक्टिव एलिमेंट्स थे, उन सबको जोड़ दो और डिवाइड में जितने नंबर थे उससे डिवाइड कर दो, जैसे अपन मीन निकालते हैं। सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मीन लाइफ हमारी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टो से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टो से, जो किसके इक्वल है 1/λ के। एक लास्ट रिलेशन अभी ये रहा, देखो यहाँ लिख रखा है, ये इक्वेशन 1 कर लो, इसको 2 कर लो, ठीक है, ये हमारी 1 हो गई, ये इक्वेशन हमारी 2 होगी। अब आप देखिए ये तो क्या है, मीन लाइफ हमने निकाल दी 1/λ से, और ये हमारे हाफ लाइफ है t 0.693/λ। अब अगर इन दोनों का कंपेयर करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, कैसे करवाएंगे 1 और 2 इक्वेशन का। देखिए t 1/2 किसके इक्वल है 0.693/λ, यानी 1/λ, और 1/λ किसके इक्वल है। तो आप ये बताइए क्या हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, दो रिलेशन आपके सामने है, टाइम पीरियड का, हाफ लाइफ टाइम का लैम्डा के साथ, दूसरा हमारा एवरेज लाइफ के साथ हाफ लाइफ का। t 1/2 किसके इक्वल होगी 0.693 टॉर्क के इक्वल होगी, ठीक है। अगर आप इनका रेशियो बताना चाहें, इक्वेशन तो यहां से बन जाएगा कि हाफ लाइफ और लैम्डा का क्या रिलेशन है, तो t 1/2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 0.693/λ के। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां से क्या बन सकता है कि जो हाफ लाइफ है और उसका एवरेज लाइफ के साथ क्या रिलेशन है, जो हमारी हाफ लाइफ है उसका एवरेज लाइफ के साथ क्या रिलेशन है। तो आप क्या कहोगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवा दो और t हाफ हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 0.693 टो के इक्वल। अब अगर एक क्वेश्चन आता है इन दोनों की रेशो निकालनी हो t 1/2 और टॉप की, तो क्या आ जाएगा 0.693। इस रिलेशन को रिमेंबर रखना भाई, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ आपके स्क्रीन पे 4 रिलेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट हमारी एवरेज लाइफ टो किसके इक्वल होती है 1/λ के। सेकंड है हमारी हाफ लाइफ किसके इक्वल होती है 0.693/λ के, ठीक है। और इन्हीं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हमने ये रिलेशन निकाल लिया हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ का। t 1/2 किसके इक्वल आ जाएगा 0.693 1/λ, यानी हमारा टो, ठीक है। उसके बाद अगर इन दोनों की रेशियो निकालनी हो तो t 1/2 किसके इक्वल आ जाएगा 0.693 के। अपोजिट भी कर सकते हो, अगर इन दोनों का करना हो तो 1/0.693 सॉल्व कर लेना, वो आपका आंसर बन जाएगा। अगर इनका रेशियो पूछ लिया जाए तो इसको जस्ट अपोजिट कर देना, ठीक है। टो बाई t 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा 1.0693। तो इस स्क्रीन पे आपको एवरेज लाइफ, मीन लाइफ जो है हमारी उसका और हाफ लाइफ दोनों का रिलेशन आपके सामने है। उसके बाद देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या बता रहा है, द टाइम फॉर विच अ रेडियो एक्टिव मटेरियल रिमेन्स एक्टिव, यानी एक ऐसा टाइम जब तक कोई जो हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो एक्टिव रहता है, ठीक है, उस टाइम तक वो हमारा टाइम क्या कहलाता है मीन लाइफ टाइम कहलाता है उस मटेरियल का। ध्यान से समझिए, द टाइम फॉर विच ए रेडियो एक्टिव मटेरियल रिमेन्स एक्टिव, यानी एक ऐसा मटेरियल जिसका टाइम कब तक रहे एक्टिव, उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का जब तक कि वो एक्टिव है, ठीक है, जब तक कि वो एक्टिव है, जितने टाइम तक वो एक्टिव है वो टाइम उस मटेरियल का क्या कहलाएगा, उसकी मीन लाइफ कहलाएगी,
ठीक है, जो टो हम अभी पढ़ के आए हैं 1/λ। टी क्या था, टी यानी 1/2 क्या था 0.693/λ, ठीक है। और यहां से दोनों का अगर रिलेशन करें तो t 1/2 क्या आया था, याद करो दोबारा से 0.693 टो। इन रिलेशंस को याद रखना है। और अगर इनका रेशियो करें तो 0.693। ये 3-4 रिलेशन आपके सामने हैं लाइफ टाइम से रिलेटेड, इनको याद रखना है, ठीक है भाई। अब आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी पे जाने से पहले हम रेडियो एक्टिविटी से दोबारा रिवीजन करते हैं। एक बार देखिए, यहां से स्टार्ट है हमारी रेडियो एक्टिविटी। उसकी डेफिनेशन पे आ जाइए। ऐसे हैवी न्यूक्लियाई, हैवी वेट के न्यूक्लियाई जो अपने आप क्या करते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ठीक है, अपने आप टूटते रहते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई होने के लिए, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। और वो फिनोमेना जिस न्यूक्लियस में ये एग्जिबिट करता है, उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बोलेंगे। जिसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, 83 से ज्यादा हो, 83 से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के। उसके बाद लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन यानी हमारा जो डिके है उसके बारे में। जो कोई भी रिएक्शन होते हैं ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन के लिए, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, उसमें क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ भाई। कोई भी जो रिएक्शन होती है ना, उसमें अल्फा डिके होता है हमारा, अल्फा यानी हीलियम, ठीक है। कोई भी जो डिके होता है उसमें हमारा क्या होता है, अल्फा होता है। तो अल्फा और बीटा क्या है, जब ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कोई भी एटम, तो उसमें जो निकलते हैं हमारे अल्फा और बीटा का डिके होता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक गामा रेज हमें निकालनी पड़ती है एनर्जी की फॉर्म में, ताकि हम अल्फा और बीटा को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, वो लॉ क्या है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव एटम होंगे उतने ही ज्यादा उसकी जो रेट है वो चलती रहेगी भी। जितने ज्यादा आपके पास पटाखे होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, आप खुश रहोगे। जैसे जैसे पटाखे कम होते गए, माइनस का साइन हो गया, ठीक है। माइनस का साइन किसको शो कर रहा है, यहाँ पे उन एलिमेंट्स की डिक्रीज को, आपके पटाखों की संख्या जो कम होती जा रही है उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो dN/dt क्या फॉर्मूला हो जाएगा भी, जो रेट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एक पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंट पे, वो किसको शो करती है, नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स को। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, dN/dt किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ लैम्डा n के, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद सामने आपकी इक्वेशन है, यहां से लैम्डा क्या है, लैम्डा है हमारा डिके कांस्टेंट। लैम्डा क्या है आपका, डिके कांस्टेंट, जिसकी यूनिट है सेकंड इनवर्स और डायमेंशन है t-1। ये आपकी जनरल इक्वेशन है रदरफोर्ड-सोडी की, n इक्वल्स टू n0 e माइनस लैम्डा इंटू में t, ठीक है। उसके बाद थी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है, अगर देखो टाइम पीरियड टोटल टाइम t है, ठीक है, अगर वो जाता है t 1/2 तक, तो जितने नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स थे वो कितने हो जाएंगे हमारे, जो n0 क्या है, n0 हमारे वो नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स हैं जो इनिशियल स्टेट पे थे। हमारे जो इनिशियल स्टेट पे जब रिएक्शन स्टार्ट होनी शुरू भी नहीं हुई थी, तो इनिशियल स्टेट पे नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स, इनिशियल स्टेट पे नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स थे, ठीक है। जब t क्या था, 0 था, जो टोटल टाइम था वो क्या था हमारा, 0 था, तो उस टाइम n0 क्या थे आपके, नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स थे, ठीक है। तो टोटल टाइम पे क्या हो जाएगा, t n0/2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, हाफ लाइफ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी, हाफ लाइफ हो जाएगी। n कितने हो जाएंगे, n0/2, यानी जब टोटल टाइम क्या हो गया, t 1/2 हो गया, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ।
जो क्या है आपकी टो, जिसको हमने दोबारा रिवाइज कर लिया था आगे वाली स्लाइड में भी। ये देखिए कि ऐसा टाइम किसके लिए, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए, वो जब तक एक्टिव रहेगा तब तक वो वाला मटेरियल का हमारा क्या कहलाएगा, टाइम उसका मीन लाइफ कहलाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टो से, विच इज इक्वल्स टू 1/λ। और t1/2 हमारा क्या हो जाएगा 0.693/λ। ठीक है, ये कैसे हुआ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करवाने के बाद हाफ लाइफ हमारी इक्वल आती है एवरेज लाइफ के 0.693 टाइम्स। ठीक है, अगर इन दोनों की रेशियो निकालनी हो तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपके सामने आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, जिसको हम ए या आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक्टिविटी क्या है हमारी ए या आर से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे लेके आती हूँ मैं आपको पहले कि एक्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डिके एट गिवन इंस्टेंट। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ भाई ए जो है वो माइनस ऑफ dN/dt है। जो ए है आपकी, ए यानी एक्टिविटी, वो क्या है माइनस dN/dt। थोड़ा सा मैं हिंदी में बता देती हूँ पहले आपको, क्या कि ये एक्टिविटी वो एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो अनस्टेबल हैं, ऐसे एलिमेंट जो अनस्टेबल हैं। अब जितने ज़्यादा अनस्टेबल होंगे उतने ही ज़्यादा एक्टिव होंगे। ये बात याद रखना कि कोई भी एलिमेंट जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा। एक्टिव क्यों होगा, टूटने के लिए। भाई जितना ज़्यादा अनस्टेबल है उसको लग रहा है कि मेरा हैवी वेट हो गया और मुझे अब तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी स्टेबल होने के लिए, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्टिव होगा। तो यही चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की एक्टिविटी क्या शो करती है, उसकी इनस्टेबिलिटी, उस एलिमेंट की इनस्टेबिलिटी किसी भी टाइम टी पे भी जितना ज़्यादा वो अनस्टेबल है उतना ही ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डिके एट गिवन इंस्टेंट। जो ए है आपका वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dN/dt। dN/dt क्या थी, वो रेट थी किसकी, एक्टिव एलिमेंट्स की। पिछला फॉर्मूला आपको याद करवाती हूँ। ये हमने वही बात लिखी है कि जो ए है एक्टिव एलिमेंट वो किसके इक्वल हो जाएंगे, माइनस ऑफ dN/dt के। ठीक है, और अभी पढ़ के आए हो कि dN/dt किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ लैम्डा n के। अभी रेट पढ़ के आए हो ना कि dN/dt किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ लैम्डा n के। तो क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करके यहां से क्या हम a को लैम्डा n के इक्वल लिख सकते हैं? क्या a हमारा लैम्डा n के इक्वल हो सकता है? माइनस का साइन क्यों नहीं होगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, एक्टिव एलिमेंट्स उतने ही होंगे जितने हमारे n नंबर ऑफ, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो a क्या होगा, साथ साथ बढ़ता जाएगा जितना क्या होगा हमारा n होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इसकी यूनिट्स पढ़ लेते हैं। देखिए यूनिट्स क्या है एक्टिविटी की, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड किसके इक्वल होगी, 1 बैक्टेरियल के। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड किसके इक्वल होगी, 1 बैक्टेरियल के। याद रखना इन यूनिट्स को। 1 क्यूरी यूनिट किसके इक्वल होती है, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 DPS के। DPS यानी डिके पर सेकंड। DPS किसको शो कर रहा है कि पर सेकंड कितना डिके हो रहा है, डिके पर सेकंड। तो देखिए अगर ये यूनिट पूछ ली जाए, फर्स्ट 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड किसके इक्वल है, 1 बैक्टेरियल के। 1 क्यूरी किसके इक्वल है, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिके पर सेकंड के। 1 रदरफोर्ड यूनिट किसके इक्वल है, 10 की पावर 6 DPS के। और 1 मिली क्यूरी, ये तो आप इससे भी निकाल सकते हो,
स्टार्टिंग के 3 यूनिट लर्न कर लेना। 1 मिली क्यूरी किसके इक्वल हो जाएगा, इसको उधर कर देना 37 रदरफोर्ड के। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर सकते हो। तो यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी हमारी क्या हो जाएंगी, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इक्वल है हमारा 1 बैक्वेरल के, 1 क्यूरी इक्वल है हमारी 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिके पर सेकंड के, 1 रदरफोर्ड इक्वल है हमारा 10 की पावर 6 डिके पर सेकंड के, और 1 मिली क्यूरी हमारी इक्वल है किसके, 37 रदरफोर्ड के। उसके बाद आती हैं हमारे डिसइंटीग्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे हमारे अल्फा बीटा गामा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, नाम तो सुने आपने अल्फा बीटा गामा है ना, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है, हीलियम को। अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है, हीलियम को। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2, एटॉमिक मास कितना है, 4। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे फिर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 2। तो किसी भी अल्फा डीके में किसका एमिशन होगा, हीलियम का। ठीक है, तो देखिए अल्फा पार्टिकल्स आर 2 टाइम्स आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, 2 टाइम आयोनाइज्ड होते हैं हीलियम एटम्स के। अल्फा पार्टिकल्स कैरी 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल्स में क्या होते हैं, 2 ही हमारे प्रोटॉन होते हैं और 2 ही हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, अल्फा डीके में क्या होता है कि जो अल्फा है वो हमारा हीलियम एटम है और उसमें 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 हमारे क्या हैं, न्यूट्रॉन हैं। तो हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स आर 2 टाइम्स आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स। अल्फा पार्टिकल्स कैरी 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद आ जाइए बीटा डीके पे। बीटा डीके में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, बीटा डीके में क्या होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। जो बीटा डीके है हमारा वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो बीटा पॉजिटिव और एक होता है हमारा बीटा नेगेटिव। ठीक है, एक होता है हमारा बीटा पॉजिटिव और एक होता है हमारा बीटा नेगेटिव। बीटा अगर पॉजिटिव होगा तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 कम हो जाएगा। याद रखना, अगर पॉजिटिव है, बीटा का जो एमिशन है वो पॉजिटिव है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 1 कम हो जाता है। ठीक है, मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात आप याद रखेंगे। इसके मास में कोई चेंज नहीं होगा, ए में एटॉमिक मास में नो चेंज, लेकिन नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या होंगे, 1 कम हो जाएगा। अगर -1 एमिशन हो रहा है बीटा का, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 बढ़ जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जो बीटा डीके है, इसीलिए हम इसको पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है दोनों बोल सकते हैं। बीटा डीके हमारा क्या है, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। अगर बीटा पॉजिटिव है, बीटा का जो एमिशन है वो पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोटॉन 1 क्या हो गया, कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर बीटा नेगेटिव एमिशन हो रहा है तो इसका मतलब जो प्रोटॉन है हमारा वो 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके मास में यानी ए में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एटॉमिक नंबर में 1 कम और 1 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे अब आप देख सकते हैं ये चीज़, जो बीटा माइनस है, एमिशन है, इसका मतलब हम उसको -1 इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बीटा पॉजिटिव है इसका मतलब +1, अगर प्लस है तो इसका मतलब वो क्या होगा, पॉजिट्रॉन। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। आपके लिए एग्जांपल रखें, दोनों के सामने देखिए। एटॉमिक नंबर Z किसी एलिमेंट और उसका एटॉमिक मास A है, अगर बीटा एमिशन हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Z -1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर बीटा +1 कर रहे हैं हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए उसके एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, 1 कम और 1 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 1 कम और 1 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगी, हीट लिबरेट हो जाएगी।
लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके एटॉमिक मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, उसके एटॉमिक मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए जो रिजल्टेंट चार्ज होगा बीटा पार्टिकल का, जो रिजल्टेंट चार्ज होगा बीटा पार्टिकल का वो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों साइन हमने ले रखे हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन उसकी वैल्यू सेम रहेगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो जो रिजल्टेंट चार्ज होगा बीटा पार्टिकल का वो क्या होगा, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब मास देखिए बीटा पार्टिकल का किसके इक्वल होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा बीटा पार्टिकल का मास, जो कि क्या होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है। और ये बात बताई गई है कि जो मास नंबर है यानी जो A है एटॉमिक मास, ठीक है, डज नॉट चेंजेस इन बीटा एमिशन, उसके अंदर उसका कोई भी चेंज नहीं होगा, एटॉमिक मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लास्ट में वही बात जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि अगर बीटा -1 है, ठीक है, बीटा अगर एमिशन हो रहा है तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएंगे 1। और अगर क्या हो रहा है बीटा प्लस एमिशन हो रहा है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एक डिक्रीज हो जाएगा। यही पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि अगर बीटा पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर बीटा पॉजिटिव है तो एटॉमिक नंबर यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर बीटा नेगेटिव है तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको बीटा डीके समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गामा डीके, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गामा डीके। गामा होता क्या है, कैसे निकलता है, उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताती हूँ मैं आपको। जब कोई भी रिएक्शन होती है ना तो अल्फा और बीटा डीके होता है, जब कोई भी हमारी रिएक्शन होती है तो अल्फा और बीटा डीके होता है। और वो क्या होता है, इतनी मतलब एक्सेस में हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एनर्जी निकालनी पड़ती है, और वो एनर्जी हमारी किसके रूप में निकलती है, गामा के रूप में निकलती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अल्फा और बीटा डीके के टाइम पे जब ये अनकंट्रोल हो जाते हैं, ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इनको शांत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। किस रूप में वो एनर्जी देंगे हम, गामा के रूप में, ठीक है। तो वो एनर्जी के रूप में हम उसको बाहर निकालते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, ताकि रिएक्शन हमारी कंट्रोल हो सके। तो देखिए गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्या है, इसमें एटॉमिक मास और वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, रेज है, ठीक है। गामा रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, कितनी होती है, 10 की पावर -12 मीटर के अराउंड होती है। गामा रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, 10 रेज टू दी पावर -12 मीटर होती है, ठीक है। और ये जो ट्रेवल करती हैं किसके हिसाब से करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, ठीक है। यानी c किसके इक्वल हो गया, 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती हैं। ध्यान रखना दोनों बातें, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है हमारी 10 की पावर -12 मीटर, और जो ये ट्रेवल करती हैं वो ट्रेवल करती हैं लाइट की स्पीड से, यानी c जो है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये क्या होती हैं, दीज आर हाई एनर्जी रेज, कब निकलती हैं, एज ए फोटॉन्स, ये कब निकलती हैं, ये रेज होती है, ये तो हम पढ़ के आई हैं अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना जिनकी वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट होती है, 10 की पावर -12 मीटर, और ये ट्रेवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट से, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से ये ट्रेवल करती हैं, ठीक है। इन दिस एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर डज नॉट चेंज, इसमें जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट में भी यूज़ कर सकते हैं भाई, फोटोग्राफिक प्लेट जो है ना, जो पहले यूज़ होते थे, कैमरा लगाते थे, वो साफ करके हमारी पिक्चर निकाल के देते थे, ठीक है, उसमें भी हमारा गामा डीके यूज़ होता है। और ये क्या है, हाई एनर्जी रेज होती हैं, जब कोई भी रिएक्शन होती है अल्फा और बीटा तो उसमें क्या होगा, जो हाई एनर्जी के रूप में जिसको हम बाहर निकालते हैं वो क्या होती है, हमारी गामा रेज होती है,
ठीक है। उसके बाद हम इनके यूजेस पढ़ लेते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के। हमारे इनको हम मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। जो खुदाई का काम करते हैं, आर्कियोलॉजी, उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में, खेतीबाड़ी में, इंडस्ट्रीज में, तो ये सभी क्या हैं, इसके यूजेस हैं। तो आज के जो लेक्चर में है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर का एंड हो गया है। एटॉमिक फिजिक्स रहता है इसका एक पोर्शन, उसको करने के बाद हम इसका प्रैक्टिस सेशन रखेंगे न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई आपके डाउट हैं तो आप अपनी सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।